तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर वन में आपको बोल रखा है कि फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे रखी है ना। रिएक्शन है AA प्लस BB इज कन्वर्टिंग इनटू P, और आपको ये बोल रखा है कि dx/dt यानी कि रेट इज इक्वल टू K और A की पावर A और ये B की पावर B। आपको आगे बोला है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड देन रेट इज डबल, यानी A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कौन सा हो गया, फर्स्ट। इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल रेट बिकम 4 टाइम, यानी B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, सेकंड, यानी कि A इज इक्वल टू 1 है और B इज इक्वल टू 2 है। तो यहां पर रख देते हैं A प्लस 2B इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो यानी क्या लिखूंगा, माइनस dA/dt इज इक्वल टू माइनस हाफ dB/dt। तो कौन सा रिलेशन सही है, आपको ऐसा पूछ रहा है, तो दो को इधर ले आओ, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो थर्ड वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। सेकंड ये बोल रहा है कि द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे रखी है A प्लस B इज कन्वर्टिंग इनटू C, और आपको R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर हाफ, ठीक है। व्हाट चेंजेस इन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B विल कॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 8। आप चाहते हो कि ये जो है ना 8 गुना हो जाए, तो इनकी कंसंट्रेशन को किस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले पहला ऑप्शन अगर मैं पुट करूं, तो पहला ऑप्शन देखना, A की कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया, तो इसको दुगना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। B की कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया, तो इसकी दुगना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, √2। क्या 8 का फर्क आया, क्या 8 का फर्क नहीं आया, ये 4√2 का फर्क आया ना भाई, ये तो गलत है। दूसरा वाला चेक करता हूं, दूसरा ऑप्शन चेक करूंगा तो A की कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया तो ये हो जाएगा 4, और इसकी कंसंट्रेशन को 4 गुना करूंगा तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 4 2 जा 8, बिल्कुल यहाँ 8 का डिफरेंस आ रहा है, 8 गुना हो रही है रेट, 8 टाइम्स हो रही, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ऐसे थर्ड और फोर्थ आप पुट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन अपना आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द रिएक्शन A प्लस 2B, एक रिएक्शन दी है A प्लस 2B is converting into C plus D is an elementary process, एक elementary reaction है, यानी ऑर्डर कितना आ गया, रिएक्शन का थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। In an experiment the initially partial pressure of A and B, एक रिएक्शन है जिसमें 0.6 है इसका पार्शियल प्रेशर, और इसका जो है वो आपको 0.80 दे रखा है। When B is equal to 0.20, ठीक है, जब B घटकर 0.20 हो जाए, है ना, एंड अच्छा देन रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटिव टू द इनिशियल रेट, तो भाई पहले से जो है वो कितनी रेट हो जाएगी, हम देखें जरा, तो R इक्वल टू में K और ये PA है ना, और ये हो जाएगा PB की पावर कितनी, 2, ऐसे ही बोलूंगा। तो भाई R1 इज इक्वल टू K, PA पहले है 0.60, फिर हो गया 0.80 का स्क्वायर, ये तो है R1। फिर आपको बोल रहा है कि R2 जो है वो R1 के कंपेरिजन में कितना होगा, तो हमारी रिएक्शन ये है A प्लस 2B इज कन्वर्टिंग इनटू C प्लस D। T इज इक्वल टू 0 पर ये है 0.60, ये है 0.80, ये 0 और ये 0। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में, आफ्टर सम टाइम, तो ये हो गया भाई 0.60 माइनस x, ठीक है। अब देखना जरा, इसका x, इसका एक काम में आता तो इसका 2 काम में आएगा, तो इसका x काम में आएगा तो इसका 2x काम में आएगा, तो ये बचेगा कितना, 0.80 माइनस 2x, ठीक है। इनसे मुझे कोई मतलब है नहीं। तो अब आपको देखना जरा कि 0.80 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.20, कि भाई थोड़ी देर बाद में B कितना हो जाता है, B का प्रेशर हो जाता है 0.20। यहां से x की वैल्यू में काम कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.30। क्लियर है बात। तो ये अपने पास यहां से x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो ये तो आ जाएगा 0.30, और ये आपको 0.20 दे ही रखा है। तो इन दिस केस नई रेट R2 इक्वल टू हो जाएगा K, PA कितना 0.30, और ये हो जाएगा 0.20 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड कर देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूं, तो सेकंड बाय फर्स्ट आपको करना है। तो R2 बाई R1 K से K कैंसिल हो गया, तो 0.30 और ये हो गया 0.20 इंटू 0.20 डिवाइड बाई, पहले कितना था 0.60 इंटू 0.80 इंटू 0.80। क्लियर है बात। तो ये भाई ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, और ये भी कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 32, तो ये आया 1/32। तो R2 इक्वल टू आ गया R1/32।
2, यानी कि पहले के रेस्पेक्ट में जो रेट है ना वो कितनी हो जाएगी 1/32 टाइम्स हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट लॉ फॉर द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर बीइंग एज रेट, यानी कि आपको एक एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म दे रखी है और आपको रेट ऐसे दे रखी है के कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, ठीक है, इज इक्वल टू K डैश एस्टर, यानी कि आपको H प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो क्या मानी है इसने, कांस्टेंट मानी है। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आ गया और इसी को क्या बोला है इसने, K डैश बोला है, ठीक है। इफ द एसिड कंसंट्रेशन इज डबल्ड एट कांस्टेंट एस्टर कंसंट्रेशन, विच ऑफ द अबाव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन से स्टेटमेंट सही है। एसिड की कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया तो कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला बोल रहा है कि द सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट K इज डबल। भाई ये जो K है ना सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। बी है द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट K इज डबल, ठीक है भाई। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन को डबल करोगे ना तो ये वाला जो है वो दुगना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा K, और ये 2H प्लस है ना एस्टर, तो ये जो है वो नया जो है वो कितना आएगा 2K डैश आएगा। तीसरा वाला जो है वो बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, बिल्कुल भाई, अगर ये डबल हुआ है ना तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, डबल होगी। तो बी और सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सब्सटेंस ए डिकम्पोज इन सॉल्यूशन फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ए का डिकम्पोजिशन होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फ्लास्क 1 कंटेन्स 1 लीटर ऑफ 1 मोलर ऑफ ए। दो फ्लास्क है, ये फ्लास्क ए, इसमें जो है वो 1 मोल और 1 लीटर ए है, ठीक है। एंड फ्लास्क 2 कंटेन 100 ml ऑफ 0.6 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। ये फ्लास्क बी है, इसमें जो है वो 100 ml और 0.6 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब आपको आगे क्या बोला कि आफ्टर 8 आवर 8 घंटे बाद द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन फ्लास्क फर्स्ट बिकम्स 0.25, ठीक है भाई। 8 घंटे बाद में इसमें जो कंसंट्रेशन है ना वो कितनी हो गई 0.25 हो गई, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइम फॉर कंसंट्रेशन ए इन फ्लास्क 2 टू बिकम 0.3। तो आपको बोल रहा है कि इसमें कंसंट्रेशन जो है वो 0.3 होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है भाई। इसमें जो है वो 8 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, ठीक है। देखो जरा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट, फिर हो गया ए नोट बाई 2, फिर हो गया भाई अपने पास ए नोट बाई 4, ठीक है। तो भाई यहां से यहां तक आने में कितने 8 घंटे लगे। मुझे यह पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो कांस्टेंट रहता है, यानी यहां 4 घंटे लगे होंगे और यहां पर भी 4 घंटे लगे होंगे, यानी रिएक्शन कंसंट्रेशन आधी होने में कितना टाइम लगा 4 घंटे, है ना। और यहां पर कंसंट्रेशन 0.6 से 0.3 हो रही है, यानी कि आपको टी हाफ ही तो पूछना चाहता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहां पर भी कितने लगेंगे 4 आवर्स लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। तो सेकंड में 4 घंटे अपने को लगने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखिएगा। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 6, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज प्राइमरीली डिपेंडिंग ऑन। एक्टिवेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर करती है क्या। एक्टिवेशन एनर्जी ना नहीं करती है, कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है ना। नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, बिल्कुल भाई, एक्टिवेशन एनर्जी नेचर पर डिपेंड करती है, कोलेजन फ्रीक्वेंसी कंसंट्रेशन और किसी पर डिपेंड नहीं करती, नेचर पर बेसिकली डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 7, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज 0। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, 0 है। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, भाई एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 कर दी है ना, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस का EA अपॉन RT।
ये वाली चीज जीरो कर दी तो e की पावर कितनी आ जाएगी, बेसिकली जीरो आ जाएगी, और e की पावर जीरो का मतलब 1 हो गया, तो k इज इक्वल टू a, यानी k क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इज ड्यू टू, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो भाई क्या होता है, क्यों, क्योंकि जो कोलेजन फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो इंक्रीज होती है, और कोलेजन फ्रीक्वेंसी भी हम बात करेंगे नंबर ऑफ कोलेजन्स इन, मतलब कोलेजन जो है वो भी कैसे होने चाहिए, सही ओरिएंटेशन में होनी चाहिए और सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो ऐसी कोलेजन्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रेट इंक्रीज होती है। तो पहला बोल रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन, जिनको बोलते हैं ना इफेक्टिव कोलिजन, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली बात तो यह है कि ये इनकरेक्ट है, ये बाय मिस्टेक करेक्ट लिखा गया है, ये इनकरेक्ट है एक्चुअल में। ए प्लॉट ऑफ log kp वर्सेस 1/t इज लीनियर। भाई देखो k इक्विलिब्रियम इक्वल टू a e की पावर माइनस डेल्टा h अपॉन RT होता है, तो log k इज इक्वल टू हमारे पास आता है log a माइनस डेल्टा h अपॉन 2.303 r, और ये हो गया 1/t। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स और ये c, बिल्कुल लीनियर आता है, नेगेटिव स्लोप का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपको बोल रहा है प्लॉट ऑफ log x वर्सेस टाइम इज लीनियर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई x जो है वो क्या है, अपने पास प्रेशर है, ठीक है, और प्रेशर यानी pt है, तो log a0 बाई 80, तो p0 बाय pt लिखूंगा, 2.303 इज इक्वल टू kt, ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन बनती है ना, तो आप जो है वो log pt अलग करना है आपको, तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, log p0 बाई pt इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303। क्लियर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log p0 माइनस log pt इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303, तो log pt इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा भाई, log p0 माइनस kt अपॉन 2.303। तो बिल्कुल ये भी इसी इक्वेशन को फॉलो करता है, y इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप का जो है वो कर्व आएगा, लेकिन लीनियर ही आएगा। तीसरा बुरा है प्लॉट ऑफ log p वर्सेस t, तो pv इक्वल टू क्या होता है nRT, p वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको p इक्वल टू nR बाई v इंटू t, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो p इक्वल टू कांस्टेंट को k ले लेता हूँ, log ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा log p इज इक्वल टू log k प्लस log t, अगर यहाँ पर माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा log 1/t, ठीक है। तो अब यहां पर ये देखो y इज इक्वल टू, ये भी हो गया भाई mx और ये c, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ है ना, ये भी कैसा आएगा, स्लोप कितना है 1 है, तो 45 डिग्री, 1 हो गया tan थीटा 45 हो जाएगा, तो ये भी कैसा है, लीनियर है। फोर्थ वाला जो है वो कभी लीनियर नहीं आ सकता है, प्लॉट ऑफ p वर्सेस 1/t इज लीनियर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी फर्स्ट ऑर्डर, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो अपना पहले भी आ चुका है, यानी रिपीट हुआ है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस, बिल्कुल देखो जरा विलहेल्म इक्वेशन, AT इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT होता है ना, तो ये हो गया A0 माइनस x इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT, तो x इक्वल टू अपने पास आ जाएगा A0 1 माइनस e की पावर KT, है ना, A0 की वैल्यू 1 ले रखी है इसने, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। ए प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम गिवन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन का उल्टा करना आपको, है ना, अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा ना तो ये प्लॉट जो है वो आपको बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन आएगा, उल्टा कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। बाकी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनमें से ठीक नहीं है, क्योंकि पहले क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा सही नहीं है। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, है तो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए सही है, एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन डिफरेंशियल रेट लो, बिल्कुल ये भी सही बात। थर्ड वाला बोल रहा है इट इज नॉट अफेक्टेड विथ
द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल भाई, ऑर्डर जो है ना वो स्टोइकोमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है ना। अगर ये बोलता एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो स्टेटमेंट सही हो जाता, ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, बिल्कुल भाई ये चीज गलत है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी नहीं होती है, फ्रैक्शनल नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फॉर द रिएक्शन आर कन्वर्टिंग इनटू पी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02 मोलर इन 25 सेकेंड। भाई देखो एक रिएक्शन आपको दे रखी है, 0.03 से 0.02 होने में कितना 25 मिनट का टाइम लगा, ठीक है। तो आपको बोला कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकंड। तो एवरेज रेट पूछी है आपको, ठीक है ना। तो देखो जरा कि हम बोलते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, डीसी बाय dt। तो dc जो है वो कितना दे रखा है भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन 0.01, और चेंज इन टाइम कितना है, तो चेंज इन टाइम आ गया अपने पास कितना 25। तो इसको जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100/100, तो ये आ जाएगा कितना 4, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁴, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास क्या, एवरेज रेट। और ये ऑप्शन जो है वो एक में ही है 4 × तो आगे सॉल्व करने की आपको मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। सेकंड में पूछा तो इसको आपको क्या करना है, ये पर मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा। हाँ भैया, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। तो रेट कितने गुना हो जाएगी, R इक्वल टू के एक्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको 3 गुना कर दूंगा तो रेट कितने गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, है ना। समझने की इसमें बात ही नहीं है, कुछ कहने की। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। भाई ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा। पहली रिएक्शन जो है वो रेडियो एक्टिव की है, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। और जो है वो इथाइलिन का जो है वो आपको क्या हाइड्रोजनेशन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर होता है। सॉलिड की सरफेस पर गैसेस जब रिएक्ट करती है तो ये जनरली 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन 0.02 एंड 0.07 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ EA एंड A, ठीक है भाई। आपको A की वैल्यू पूछिए और EA की वैल्यू पूछिए। भैया देखना, एक इक्वेशन होती है log K2/K1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पर आता है 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। मैं हिंट दे देता हूँ, सॉल्यूशन आपको करना, सॉल्व आपको करना। तो आपको जो है वो पहले log K2 जो है वो दे रखा है 0.7, K1 दे रखा है 0.02 इज इक्वल टू EA फाइंड करना है 2.303 R, और 1/T1 पहले टेम्परेचर था कितना 500, फिर टेम्परेचर हो गया कितना 700, ठीक है। यहां से एक ही चीज अननोन है, वो क्या है EA, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आ जाएगी। R की वैल्यू आपको 25/3 या 8.2 ले सकते हो आप, जूल में है क्योंकि, है ना। तो ये आ गई EA। फिर A कहां से निकाले, तो log K इज इक्वल टू log A माइनस डेल्टा E या EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है। तो अब यहां से क्या करोगे, देखो जरा, इनमें से मैं K1 ले लेता हूं, तो यहां पर K1 की जगह रख देना 0.2, log A पूछा है, EA इस इक्वेशन से EA आ जाएगी, और टेम्परेचर K1 है तो टेम्परेचर कितना है भाई, K1 पे टेम्परेचर 500, तो ये 500 रख देना, आपके पास दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 देखिएगा। 16 क्या कह रहा है, अल्फा पार्टिकल इज कंसिडर्ड आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियस बिकॉज। भाई आइडेंटिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस की, क्यों,
भाई देखो हम बोलते हैं हीलियम का न्यूक्लियस है तो ये है He+2 और इसी को क्या बोलते हैं बेसिकली अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल अल्फा एमिटर्स, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस हैज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा बोल रहा है एनी सील्ड वेसल कंटेनिंग सम अल्फा एमिटर्स इज फाउंड टू कंटेन हीलियम गैस आफ्टर सम टाइम, ठीक है भाई। यही है कि अगर कहीं पर अल्फा निकल रहा होता है ना, तो ये देखा जाता है कि अल्फा पार्टिकल को अगर हम क्या कर ले, कलेक्ट कर ले एक तरीके से बेसिकली, तो थोड़ी देर बाद में वहां पर हीलियम गैस मिलती है, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का ही कन्वर्जन है हीलियम गैस, या हीलियम गैस से ही अल्फा पार्टिकल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स ए, भाई अपने पास ऐसा है एक्स ए बी टू वाई सी और ये डी, तो द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड आर, कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे। भैया बीटा पार्टिकल जो है वो जनरली हम बोलते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहां से यहां पर गए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली क्या होगा, निकलेगा यहां से, ठीक है ना। ये हम कुछ इस तरीके से इसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ओके, -1 ऊपर 0 आएगा, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन है। मान लिया n अल्फा पार्टिकल निकले, अब किसी भी रिएक्शन में, रेडियो एक्टिव रिएक्शन में अल्फा के साथ n बीटा पार्टिकल निकले, बीटा निकले तो अल्फा भी निकलेंगे। मान लिया इसमें मैंने m अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए 2He4, तो अब यहां पर क्या करते हैं, जो एटॉमिक नंबर है उसको बैलेंस कर दो और मास नंबर को बैलेंस कर दो, तो A = C - n, टोटल कितने n + 2m, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, B = D प्लस, ये तो 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा 4m, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से काम कर रहा हूं, m की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो m = आ जाएगा अपने पास B - D/4, यहां पर पुट कर दो m की वैल्यू, जो है फर्स्ट इक्वेशन में मैं m की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, देखना जरा कि A = C - n प्लस B - D/2, क्लियर है। n निकालना था, है ना, तो n = अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, n मेरे पास n आ जाएगा भाई C - A, ठीक है। ये तो हो गया एक C - A प्लस B - D/2, ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 के आगे चेक करते हैं, देखिएगा। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 18 देखना। 18 क्या कह रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन एंड वाइस वर्सा आर विच टाइप ऑफ द रिएक्शन, याद ही रखना पड़ेगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर की होती है ना। ये आपको दे रखा है इज ए स्टेबल आइसोटॉप, ठीक है, और एक्सपेक्टेड टू डिसइंटीग्रेट बाय, वह देखो A13, ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है ना। 27 और AL13 29, ठीक है, ये है। हाँ, तो इज एक्सपेक्टेड टू डिसइंटीग्रेट बाई, ये जो है ना इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। नो, उल्टा बोल दिया, क्या बोल रहा है, कौन स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, नीचे वाले को ऊपर वाले में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको बेसिकली, भाई देखो अगर आप इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट करवाते हो तो अल्फा पार्टिकल से तो ये भी चेंज हो जाएगा, एलिमेंट चेंज हो जाता है अल्फा पार्टिकल से। बीटा पार्टिकल कराओगे तो केवल ये वाला जो है वो चेंज होगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, केवल मास चेंज होगा। तो भैया इस केस में आप 2 बीटा पार्टिकल इसमें से क्या कर दो, रिलीज कर दो, तो बीटा एमिशन करवाना पड़ेगा आपको बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपको, 20 में ये बोला है कि ए पॉजिट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम 11 सोडियम 23। भाई पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई, यानी बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन के लिए ये काम करते हैं, ठीक है ना, -1। पॉजिट्रॉन में क्या होगा कि ये इसको हम बेसिकली
पॉजिट्रॉन बोलेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट से x और ये y है, अगर इसमें से पॉजिट्रॉन इमिट होगा E01, तो अपने पास जो है वो x और यहाँ आ जाएगा y-1, ठीक है ना। नीचे वाले में से एक कम हो जाएगा, तो अपने पास 11 सोडियम 23 है तो 23 दे रखा, 11 सोडियम 23। तो अगर इसमें से एक पॉजिट्रॉन इमिट कर दोगे तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, Na यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 23। तो आपको जो पूछा है ना कि द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा भाई 23/10। अच्छा, ये A नहीं रहेगा इसके बाद में, ये बेसिकली जो है वो कुछ और बन जाएगा, मान लो Z बन जाएगा, ठीक है। तो नया जो एलिमेंट है वो अपने पास 10 नंबर वाला कौन सा, नियोन वाला हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये अपने पास है भाई क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 क्या कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। हैश रेट ऑफ, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है पहले की स्टेजेस में। 2SO2 प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO3। अब आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ग्राम पर मिनट में दिया है और O2 के डिसअपीयरेंस की रेट पूछी है, तो -dO2/dt ये पूछा है, इज इक्वल टू हाफ dSO3/dt, ठीक है। तो आपको जो चीज दी है वो ये वाली चीज है भाई, ठीक है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। लेकिन ये जो चीज दी है ना, ये किस में दी है, ये ग्राम पर मिनट में दी है, तो पहले आपको इसको मोल में बदलना पड़ेगा। तो भाई मोल में जब बदलूंगा तो 100/80, ठीक है, ये आ गई मोल पर मिनट में। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये अपने पास आ गया कितना भाई 100, है ना, और ये कैंसिल हो गया, तो इसको 10/16 कर देता हूं सीधा सीधा। तो ये आ गया भाई अपने पास क्या, O2 के लिए मोल पर मिनट में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। लेकिन ऑप्शन में जो है वो इसने क्या दिया है, ऑप्शन में इसमें बेसिकली दिया है ग्राम पर मिनट में, तो इसको वापस से O2 के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 20 ग्राम पर मिनट। क्लियर है बात। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा सही नहीं है। तो पहला आपको बोल रहा है रेट ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, कभी भी किसी रिएक्शन की रेट नेगेटिव नहीं होती है। रेट ऑफ ए रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है भाई, ये भी सही है। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट कैन नेवर बी इक्वल, भाई इक्वल हो सकती है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ये गलत है। चौथा बोल रहा है रेट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्शन, ठीक है भाई, ये भी सही है। सरफेस एरिया, रिएक्शन ना लिखे रिएक्टेंट लिखना चाहिए था, ये बाय मिस्टेक रिएक्शन लिखा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो भाई ए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी ए बाई मॉलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। भाई ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो बाई मॉलिकुलर ही हो, है ना। कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हो सकता है ऑर्डर सेकेंड आए और उसकी मॉलिकुलरिटी जो है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। तो सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कैसा है अपना, रॉन्ग है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड वाला देखिएगा, ए बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी सही, ये सही है भाई। एलिमेंट्री रिएक्शन अब बायोमोलिकुलर तो बिल्कुल ऑर्डर उसका सेकंड आएगा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम बोलते हैं ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड वाला बोल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी ए कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही होती है। क्यों, क्योंकि मॉलिकुलरिटी तो जीरो हो नहीं सकती है, ऑर्डर जीरो होता है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री, बिल्कुल फोर्थ भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आपको एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ जो है वो है T50, ठीक है, इधर तो है T50 और इधर है अपने पास log A। इधर जो है वो ये दे रखा है कितना, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो पहले चेक करना, आपको बताना क्या है कि आपको बताना है कि भाई इसका एक तो रेट कांस्टेंट क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो T हाफ इज इक्वल टू हमारे पास होता है A0/2K। केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही A0 और T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ जो है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन आ सकता है, तो log T50 और log A के बीच में भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। और फिर इसका स्लोप देखना, तो स्लोप अगर इस ग्राफ का स्लोप जो है वो अपने पास कितना है भाई 1/2K, है ना। m इक्वल टू कितना है 1/2K, ठीक है। और भाई ये अपने पास है कितना, बेसिकली tan थीटा है तो 1 है tan 45, तो यानी 2K इक्वल टू 1, तो K इक्वल टू आ जाएगा कितना 1/2।
2। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर द रिएक्शन 2A + B इज कन्वर्टिंग इनटू C विद द रेट लो। ठीक है भाई, ये आपको एक रिएक्शन दे रखा है 2A + B इज कन्वर्टिंग इनटू C, और रेट लो एक्सप्रेशन आपको क्या दिया है कि R = K और A की पावर कितना A की पावर 1 है ना, और B की कंसंट्रेशन की पावर कितनी -1, एंड स्टार्टेड विथ A एंड B इन स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, 2 और इसका 1 ये 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो आपको बोल रहा है विच इज नॉट ट्रू। पहली बात तो ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, ओवरऑल आप देखोगे ना तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसकी रेट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी R जो है वो किसके इक्वल आएगा, K के इक्वल आएगा। तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, अपने पास हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स, ये अपने पास जो है वो बेसिकली इसकी यूनिट आएगी। तो यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू मोल, ये मोलरिटी है। ठीक है भाई, पहला जो है वो सही है, कैपिटल M लिखा है तो मोलरिटी यानी मोल पर लीटर है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ए इज 0, बिल्कुल सही है। C इज इक्वल टू 2kT है ना, C की वैल्यू बोल रहा है कितनी होगी भाई, 2kT के इक्वल होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू kT। अब भाई ये कैसे निकालें, तो आप देखिएगा 2A + B इज कन्वर्टिंग इनटू C, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे A0 - AT इज इक्वल टू KT, ये अपने पास होता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन जो है वो अगर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो AT कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 0 कर देते हैं। ठीक है, मतलब AT जो है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो A0 इक्वल टू क्या आता है, KT। अब भाई मान लो रिएक्शन खत्म हो गई है ना, इसका 2 इसका 1 मिलता है तो इसका 1 बनता है, इसके 2 से इसका कितना बना, 2 से 1 बना है। ठीक है, तो C का बनेगा कितना, अपने पास C का 1 बनेगा, कब, जब रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली अगर C की कंसंट्रेशन जो है वो 1 है, तो आपको अब इसकी वैल्यू निकालनी है किसके टर्म में, K और T के टर्म में। ठीक है ना, तो आप देखना जरा कि अपन को C की वैल्यू निकालनी है KT के टर्म्स में। ये तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है वो हम बोलते हैं जनरली ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब अगर इसको हम देखें तो आप ये मानो कि क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है इनिशियली 2, 1 और ये 0 है, तो इसको मैं बोल देता हूं, मान लो ये 2 - 2x हो गया। ठीक है, और ये अपने पास हो जाएगा 1 - x, तो इसका कितना बनेगा, इसका अपने पास बनेगा x। क्लियर है, अब उसने बोल रखा है रिएक्शन की रेट R = K, A की पावर 1 और B की पावर कितना -1, ये बोल रखा है। तो R = K, A की पावर 2 - 2x की पावर 1, और ये हो जाएगा 1 - x की पावर -1, 2 कॉमन आ जाएगा यहां से, तो 2k 1 - x की पावर 1 और ये 1 - x की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल 1 हो जाएगा। तो R = आया कितना, 2k। अब देखना जरा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास रेट जो है वो किसके इक्वल होती है, K के इक्वल होती है। किसी भी 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए R = हम K बोलते हैं, जनरल रिएक्शन कोई भी होती है। तो इसमें C की कंसंट्रेशन आपको पूछी है, तो भाई बेसिकली अब यहां पर जो K की वैल्यू है ना वो कितनी है, वो 2k के इक्वल है। एक्चुअल में जो K की वैल्यू है अपने पास, जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो 2k के इक्वल है। तो R = हम बोलेंगे क्या, ये X = 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बोलते हैं, KT है ना, तो K' की वैल्यू रखूंगा तो X = कितना आएगा, 2kT। ये अपने पास रिएक्शन होगी। तो यानी कि इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो भी क्या है, करेक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, देखिएगा जरा। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो ये बोल रहा है विच इज नॉट ट्रू फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर के लिए कौन सा सही नहीं है। तो इट कैन हैव रेट कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है वो 10⁻²। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स बिल्कुल हो सकता है, यूनिट से है मैं तो कुछ भी हो सकता है। सेकंड बोल रहा है इट्स हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भी सही है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ = 1/N0 × K होता है। टाइम इज कंप्लीटेड 75%, रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ T½ ये गलत है भाई।
ट्वाइस नहीं होता है, ठीक है ना। T50 तो आपको चौथा ऑप्शन तो सही है, ये साफ दिख रहा है। आप चाहो तो रिलेशन डेराइव भी कर सकते हो इसके लिए T½ और T3/4 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द रेट कांस्टेंट K1 ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डबल दैट ऑफ रेट कांस्टेंट K2। किसी रिएक्शन का K1 जो है वो इतने के इक्वल है, 2K2 के इक्वल है, ठीक है। ऑफ अनदर रिएक्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ टू रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर। तो भाई रिलेशन आपको K1 और K2 का पूछा है, E1 और E2 का पूछा है, तो हमें पता है कि लॉग है ना K इज इक्वल टू हमारे पास log A माइनस EA अपॉन 2.303 R 1/T। तो भाई पहली बात तो हमें रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं दे रखा है EA को कंपेयर करने के लिए। दूसरी बात आरएनएस कांस्टेंट नहीं दे रखा है, तो इन दोनों के बिना हम EA कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसमें जो है वो हम नहीं बता सकते क्लियरली कुछ भी कि एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन क्या होगा। डेटा नॉट कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर ए रिएक्शन A इज कन्वर्टिंग इनटू B, एक रिएक्शन है A इज कन्वर्टिंग इनटू B, तो आपको जो है वो EA इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 किलो जूल पर मोल EA दे रखा है, ठीक है। डेल्टा H जो दे रखा है वो है 5 किलो जूल पर मोल, ये डेल्टा H दे रखा है, ठीक है। 10 पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन इज, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली पूछी है कितनी होगी। भाई आप ध्यान से देखना जरा, EA एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कितनी है, 10 किलो जूल। रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, आप ये समझो पहले। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और EA का कर्व जो है वो ऐसा आता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक होती तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल जो है वो क्या आता, रिएक्टेंट से नीचे आता। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है कि ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन X2 प्लस Y2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2XY। ये अपने पास रिएक्शन है X2 प्लस Y2 इज कन्वर्टिंग टू XY, हाइपोथेटिकल है। फॉलोज द मैकेनिज्म गिवन बिलो, ये आपको मैकेनिज्म दे रखी है, X2 इज कन्वर्टिंग इनटू X प्लस X, और ये कैसी, X प्लस Y2 इज कन्वर्टिंग इनटू XY प्लस Y, ये स्लो स्टेप है रिएक्शन का, और X प्लस Y इज कन्वर्टिंग इनटू XY, ये रिएक्शन का फास्ट स्टेप है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले खूब किए हैं। R इज इक्वल टू K, है ना, X और ये Y2, ठीक है। तो ये अपन RDS है अपना, तो इंटरमीडिएट कौन है भाई, X है, तो X को हटाना पड़ेगा। X को फर्स्ट स्टेप से अपन हटाएंगे, तो इसके लिए मैं KC कैसे लिखूंगा, KC इज इक्वल टू आ जाएगा x² अपॉन X2 की कंसंट्रेशन। तो X की कंसंट्रेशन जो है वो अपने पास आ जाएगी KC, और ये X2, और ये आ जाएगा इसका रूट, ठीक है। तो बेसिकली R इक्वल टू अपने पास आ जाएगा KC की पावर 1/2, और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, X2 की पावर 1/2 और ये Y2। तो अब कोई इंटरमीडिएट बचा नहीं है, तो ये अपने पास इसका रेट लो आ जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आएगा, 1.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ए रेडियो एक्टिव डीके इज ट्रू या आर ट्रू। तो ऑल रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है भाई। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक्वायर स्टेबिलिटी बाय इंटर कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिल्कुल यही होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटर कन्वर्जन से ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे। ए न्यूक्लियाई विथ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो NP लेस देन 1 ऑलवेज डिकेड बाई, बिल्कुल अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है वो ऑलवेज 1 से कम है, तो वहां पर जो है वो पॉजिट्रॉन डिके होता है। द रिएक्शन आपको दे रखी है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूज हो रहा है न्यूक्लियाई, ठीक है। तो सारे ही इसमें क्या है, सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे सही है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 30। फिर आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 बोल रहा है कि ये रिएक्शन 2A प्लस B2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2AB, है ना। आपको ये रिएक्शन दी है 2A प्लस B2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2AB, ठीक है। फिर आपको जो है A, B और R दे रखा है, A, B और ये R गिवन है, 0.5, 0.5 और 1, तो 0.50, 0.50 और ये
1 ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन 0.5 और ये 1 और ये 1 और रेट दे रखी है 1.6, 3.2, 1.6 10 to the power minus 4, 3.2 into 10 to the power minus 4 और ये 3.2 into 10 to the power minus 4। ठीक है, तो ये आपको रेट दे रखी है। तो अब बेसिकली आपसे पूछा क्या है, रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। आपको ए और बी के रेस्पेक्ट में केवल ऑर्डर निकालना है। अगर ए की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है, ध्यान से देखना, ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट क्या हो गई, डबल हो गई। इसका मतलब ये है कि अपने पास बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1 है। ठीक है, अगर बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इस पर ये क्या हो गया भाई, ये वैसा का वैसा ही रहा। तो इसका मतलब ए की पावर कितनी आएगी, 0 आएगी। तो केवल और केवल B2 पर कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड करेगी, B2 पर। ठीक है ना, ये कंसंट्रेशन किसकी है, अपने पास B2 की है। तो रेट इज इक्वल टू B2 की पावर 1। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि ए रिएक्शन गिवन द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉलोइंग। ठीक है भाई, आपको टी हाफ और क्या दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है। तो ऑर्डर क्या है भाई, देखना जरा कि आप जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में अपने पास बेसिकली इसको थोड़ा सा मेरे को चेक करना पड़ेगा, देखिएगा। अच्छा भाई, इसमें ऐसा है कि कंसंट्रेशन आपको दे रखी है कितनी, 350, फिर 540, फिर 158। ठीक है, और टी हाफ यहां पर दे रखा 425, यहां 175 और यहां इतना। कहने का मतलब है कि देखना जरा कि आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी, टी हाफ इंक्रीज हो गया, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, टी हाफ डिक्रीज हो गया। दोनों का इनवर्स रिलेशन आ रहा है, और इनवर्स रिलेशन किस में आता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में इनवर्स रिलेशन आता है। तो यहां से जो है वो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये हो सकती है। ठीक है, सेम रेशियो है ना, इनवर्स है ना, टी हाफ कितना आता है भाई, अपने पास आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a0, यानी आप यहां से ऐसा बोल सकते हो टी हाफ 1/t12, ठीक है, इज इक्वल टू a0 2/a0 1। अगर ये रिलेशन जो है वो, जैसे मान लो टी हाफ ये रखा, टी हाफ 1 ये रख लिया, तो आप जो है वो a0 1 ये रखो, टी हाफ 2 ये रख लिया तो a0 2 ये रखो। अगर ये दोनों जो है रेशियो क्या आता है, बराबर आता है, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। और आप सॉल्व करके देख लो, बिल्कुल आएगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग अबाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में कौन सा गलत है। तो पहला बोल रहा है कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल, कैटलिस्ट डेल्टा जी डेल्टा एच को कभी भी चेंज नहीं करता है। इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, ये भी सही बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, लेकिन रेट कांस्टेंट जो है वो कैटलिस्ट चेंज कर देता है। लेस अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट आर टेकिंग कैटलाइसिस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल, कैटलिस्ट का बहुत ही कम अमाउंट भी काम में आता है, कम अमाउंट काम में लिया जा सकता है। इट कैटलाइज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है भाई, कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसको जो है वो कैटलिस्ट कैटलाइज करता है, ऐसा नहीं होता है। तो भाई फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ही क्या है, अपना रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, ये बोल रहा है स्ट्रेट द ग्राफ प्रेजेंट इन बिटवीन द ln k एंड 1/t द कैलकुलेट स्लोप पूछा है। तो भाई ln k इज इक्वल टू हमारे पास होता है ln a माइनस का EA अपॉन r और ये t। तो स्लोप जो है वो अपने पास आएगा नेगेटिव EA/r। ठीक है, ये अपने पास स्लोप आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ये आपको बोल रहा है रेडियो एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो से ही इफेक्ट होता है ना। आप फिजिक्स में पढ़ोगे ये, न्यूक्लियर फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स में, N/P अगर जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो अगर क्या है ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है ना, तो उस केस में जो है वो न्यूक्लियाई कैसा होता है, स्टेबल होता है। 1 से कम हो, 1 से ज्यादा हो तो अनस्टेबल होता है और वो रेडियो एक्टिव डिके वहां से चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 = 2। तो आपको जो है वो ये पूछा है कि भाई DNH3/dt है ना, ये किसको इंडिकेट करेगा। अगर इसके आगे हाफ लगा दूं तो ये तो हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन केवल DNH3/dt है तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसको इंडिकेट करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37,
आपको बोला हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 10 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 20 डेज, देन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 100 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी। भाई रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ हमेशा कांस्टेंट होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो ही 20 डेज ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि एक रिएक्शन आपको दी है, ये देखना रिएक्शन एस्टर का हाइड्रोलाइसिस है एसिडिक मीडियम में, और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है कितनी 2, तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 कह रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द एनी केमिकल रिएक्शन विल बी। ठीक है भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो कितनी होगी, तो भैया देखो हम ये बोलते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर आपको निकालनी है, ठीक है, ये वाली एनर्जी जो है जो पहले से होती है इसको तो बोलते हैं हम एवरेज एनर्जी, ठीक है, और ये वाली जो है वो अपने पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और दोनों को अगर हम क्या कर दें थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों को ऐड कर दें यानी EA प्लस एवरेज एनर्जी, ये अपने पास क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। फिर आपको जो है ऑप्शन चेक करते हैं अपन, तो एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। थर्ड वाला बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। भाई देखो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी है, ठीक है, और ये अपने पास EA बैकवर्ड रिएक्शन, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा अपने पास बिल्कुल थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगा। तो थर्ड भी सही है सेकंड भी सही है, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। 40 कह रहा है कि विच इज करेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन सा सही है, ठीक है। तो भाई एमिशन, अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है अपने पास 2He4, अगर ये एमिट होता है तो हम बोलेंगे कि जो एटॉमिक मास है ना उसमें तो 4 की कमी आएगी और नीचे एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी, तो एटॉमिक मास, ठीक है, 4 की कमी -4 होना चाहिए था, है ना। अच्छा, एटॉमिक नंबर जो है वो -2 हो जाएगा और एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है वो -4 हो जाएगा, तो पहला गलत हो गया। बीटा पार्टिकल जो है वो हमने देख ही रखा है, बीटा पार्टिकल जो है वो इसको हम जनरली बीटा बोलते हैं, ठीक है, और गामा पार्टिकल में तो किसी तरीके का कोई चेंज होता नहीं है, न्यूट्रॉन विट्रॉन कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेकंड वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी गलत है, और ये बीटा प्लस दे रखा है, ये पॉजिट्रॉन की बात कर रहा है, बिल्कुल भाई पॉजिट्रॉन, अभी मैंने बताया था आपको पॉजिट्रॉन जो है वो अपने पास ये पॉजिट्रॉन होता है बेसिकली, तो नीचे जो है ना वो एक का क्या हो जाएगा कमी हो जाएगी, एक की कमी हो जाएगी, और न्यूट्रॉन और मास नंबर क्या रहेंगे अनचेंज्ड रहेंगे, तो फोर्थ वन इज करेक्ट। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर अपना 40। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा बता दिया भाई, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता दिया 41 का बता दिया, ये था क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो 40 बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन कैन आर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो सीधी सी बात है भाई, जो अपने पास कोलेजन फ्रीक्वेंसी है और उसमें भी कोलेजन फ्रीक्वेंसी बोलना सही नहीं होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलेजन है ना वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर आप बोल दो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये ज्यादा सही रहेगा। केवल इंक्रीज द कोलेजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, तो केवल कोलेजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से नहीं होता है, सही ओरिएंटेशन और सही डायरेक्शन में कोलेजन इंक्रीज होती है, जिनको एक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो इंक्रीज होने से रेट इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये 41 तक हो गया, आगे चलते हैं, इसको तो मिटा रहा हूं। हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 42, ये आपको बोल रहा है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है 7 नाइट्रोजन 14 प्लस 0 1 कन्वर्टिंग इनटू 6 14 प्लस 1H1, ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, इज रिटर्न एज, ठीक है। तो इसको जो है वो आप कैसे लिखोगे भाई, ये किसी भी रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है, ठीक है, कि ये वाला जो है वो अपने पास इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको तरीका याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है।
प्रोडक्ट रिएक्टेंट को पहले लिखो, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट को, और बीच में जो है वो हम बेसिकली लिखते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, ठीक है। लिखने का तरीका होता है, ये आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 43, तो ये आपको बोल रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 1 डे, ठीक है। आफ्टर 3 days द अमाउंट ऑफ द एलिमेंट लेफ्ट विल बी, 3 दिनों के बाद में, पहले A0 बाई A02, ये 1 दिन में, फिर A0 बाई 4, ये 2 दिन, दूसरे दिन जो है वो इतना हो जाएगा, और तीसरे दिन जो है वो A0 बाई 8, ये तीसरे दिन जो है वो अपने पास बचेगा। तो A0 बाई 8 अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, पहले से 1/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है भाई। विच विथ रेस्पेक्ट टू द फिगर बिलो विच चॉइस करेक्टली आइडेंटिफाई ऑल द नंबर पोजिशंस, ठीक है भाई। आपको जो है वो एक ग्राफ दे रखा है, इधर तो है एनर्जी, ठीक है, इधर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ठीक है, ये दे रखा 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। भाई ये एनर्जी लेवल रिएक्टेंट का होता है, ये एनर्जी लेवल जो है वो किसका हो जाएगा, प्रोडक्ट का हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है वो भाई यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये अपने पास बेसिकली जो है वो क्या रहेगा भाई, सीक्वेंस रहेगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर जो है वो 45 देखिएगा। विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। भाई आइसोटॉप कब बनता है, ठीक है। तो एमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, मान लो अपने पास जो है वो बेसिकली क्या है कि कोई, मान लो ये है सोडियम 23, अगर इसमें से आपने एक अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दिया, तो अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, ठीक है। तो 2 हीलियम 4 ये रिलीज कर दिया, तो साथ में अपने पास जो है नीचे तो आ जाएगी 2 की कमी, तो नीचे 2 की कमी आएगी तो 9 फ्लोरीन, और ऊपर 4 की कमी 19, ये बनेगा। क्या ये दोनों आइसोटॉप है ना, बिल्कुल भी नहीं है, पहला गलत है। इमिशन ऑफ 1 बीटा पार्टिकल, अगर मैं इसमें से एक बीटा पार्टिकल एमिट कर दूं, तो बीटा पार्टिकल जो है वो अपने पास ये हो गया है ना। तो बीटा पार्टिकल एमिट करोगे तो नीचे एक बढ़ जाएगा, कार्बन 12 और ऊपर 23 रहेगा, ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आइसोटॉप नहीं है। इमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल, तो भाई एक अल्फा इसमें से निकाल दूं, सबसे पहले एक अल्फा निकालूंगा तो अपने पास क्या बनेगा भाई, एक तो अल्फा निकाल दिया, 2 हीलियम 4, ठीक है, 2 बीटा पार्टिकल इसमें से निकाल दिए। तो भाई देखो जरा कितना चेंज आएगा ओवरऑल। भाई 2 नीचे तो क्या आएगा हमारे पास जो है वो बेसिकली -2 और ये 2, ठीक है। तो -2 आ रहा है नीचे तो, और इधर 2 आ रहा है, तो नीचे तो चेंज कितने का हो गया, 0 का हो गया। ऊपर चेंज कितने का आएगा, 4 का, यानी नीचे 0 का चेंज आ रहा है, यानी कि ये तो 11 का 11 ही रहेगा, और ऊपर 4 का चेंज आ रहा है, यानी कि ये 19 हो जाएगा। इस केस में हो सकता है ये आइसोटॉप बन जाए। मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, जरूर नहीं है एग्जांपल सोडियम का, ये कोई भी हो सकता है। तो इस केस में जो है वो जरूर आइसोटॉप बनेगा। तो 2 तो आपको बीटा पार्टिकल रिलीज करने पड़ेंगे, एक आपको अल्फा पार्टिकल रिलीज करना पड़ेगा, तो आइसोटॉप बनते हैं। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज नंबर 2। यहां से नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कवर एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 को। थैंक यू।